नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। और हम वापस आ चुके हैं अपने इस नए वीडियो में। और सुबह हमने जहाँ पे ख़त्म किया था, जहाँ पे रुके थे हम सुबह, शायद वहीं से कंटिन्यू करना ठीक रहेगा। तो कहाँ रुके थे सुबह? हाँ, तो मैं सुबह प्योर फिलॉसफी इस बारे में बात करना चाहता था। तो ये प्योर फिलॉसफी मैंने उस मेथडोलॉजी को इसका नाम दिया है, प्योर फिलॉसफी। जिस मेथड में हमें करना ये होता है कि बिना क्वेश्चन किए जो भी हमें कहा जाता है और जो भी हम पढ़ते हैं या फिर जो भी हम देखते हैं उसे एज इट इज़ हमें पहले एक्सेप्ट करना होता है। बिल्कुल भी सवाल करने की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चाहे कंप्लीटली वो आयरॉनिक लगे, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगे, बट फिर भी हमें जो कुछ भी पढ़ा जाता है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एज इट इज़ बिना कोई चेंज के वर्ड टू वर्ड हमें एक्सेप्ट करना होगा। और एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद उस एक्सेप्टेड स्टेटमेंट के हिसाब से हमें अपने माइंड में इस बात को सिमुलेट करना है। तो मैंने सुना था कि आइंस्टाइन जो है साइंटिस्ट, जिसने E=mc², लाइट और मैटर के बीच में जिसने रिलेशन फाइंड किया था और थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में की वजह से जिसको जाना जाता है, तो उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें वो सोचते थे कि यदि वे लाइट की स्पीड से, लाइट के साथ ही अगर ट्रैवल कर रहे हों तो चीज़ें कैसे दिखेंगी। क्या फिज़िकल लॉस वैसे ही रहेंगे जैसे नॉर्मली होते हैं, या फिर उसमें कुछ चेंज हो सकता है या फिर बदलाव हो सकता है। इसी कारण उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो थ्योरी है वो उसकी रचना की और उसे देश को मतलब पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी को समझाया। और उसके अनुसार लाइट की जो स्पीड है वो ही एकमात्र कांस्टेंट है और स्पेस भी कर्व्ड हो जाती है मास की प्रेजेंस की वजह से। ये कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, बट उनकी जो थॉट प्रोसेस का जो सिस्टम था, जिसे वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स कहा करते थे, उसी तरह के थॉट एक्सपेरिमेंट्स को मैंने अपने माइंड में चलाना शुरू किया। तो एक मेरा फेमस मतलब मेरा फेवरेट डायलॉग ये था कि भाई मैं माइंड को लैब की तरह इस्तेमाल करूँगा, एंड विद इन द कन्फाइंस ऑफ माई माइंड यूजिंग इट एज अ लैब आई सिमुलेट थॉट एक्सपेरिमेंट्स and try to see if these conclusions drawn from my thought experiments, if they match up with actual existences. मतलब सीधी बात मैं हिंदी में अगर बताने की कोशिश करूँ तो मैं अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने मन मस्तिष्क को एक लेबॉरेटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहूँगा। और उस मन मस्तिष्क के लेबॉरेटरी में बहुत सारे शोध या फिर एक्सपेरिमेंट्स, जिस तरह से साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मैं अपने माइंड के भीतर, मन मस्तिष्क के भीतर करना चाहूँगा। और उससे जो कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, उन कंक्लूजन्स को मैं एक्चुअली जो एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल जो सिचुएशन, स्थिति या फिर जो वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द होता है, उससे कंपैरिजन करूँगा। और यदि मेरे थॉट एक्सपेरिमेंट्स से जो कंक्लूजन निकलता है वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस से मैच करता है, तो पॉसिबल यह है कि जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट किया था बिना क्वेश्चन के वो सत्य हो। और यदि ऐसा नहीं होता है, यदि जो मेरा कंक्लूजन है वो कंक्लूजन एक्चुअल एग्जिस्टेंस से मैच नहीं करता है, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जो मैंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, जिन अजम्पशन से मेरी थॉट एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत हुई थी, वो या तो पूरी तरह से सारे के सारे अजम्पशंस गलत हैं, या फिर उसमें से कुछ अजम्पशंस एटलीस्ट गलत हो सकते हैं। तो इसके बाद इस तरीके के थॉट एक्सपेरिमेंट्स मुझे कंटिन्यूसली करते जाना है, तब तक करते जाना है ये, जब तक मुझे जो स्टार्टिंग अजम्पशंस हैं वो करेक्ट मिल नहीं जाते।
तो ऐसे बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैंने थोड़े कंक्लूजन्स निकाले, जो कंक्लूजन्स एक्चुअल एग्जिस्टेंस से भी मैच करते हैं। तो मेरा पहला सवाल था, पहली चीज़ जिसको मैंने जानने का प्रयास किया वो ये था कि देवी देवता और इतने सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भारत में या फिर इन जनरलाइज्ड फॉर्मेट ईस्ट में ही इतनी ज़्यादा क्यों है। वेस्ट में हम बहुत कम लोगों को ऐसा देखते हैं कि जिन्होंने भगवान से बातचीत भी की, ऐसा माना जाता है, जिन्हें प्रॉफिट कहा गया। लेकिन ईस्ट में भगवान स्वयं यहाँ पर अवतरित हुए, मानव रूप में उन्होंने अपने जीवन को जिया और अपने जीवन से बहुत सारे लोगों को अपना भक्त बनाया। भक्त बनने की प्रेरणा भी एक तरह से आप कह सकते हो। देयर वाज नो फोर्स, और लोग अपने उनसे इंस्पायर होकर उनको फॉलो करते हुए उनके भक्त बनते भी चले गए। बाकी दूसरे बारे में मैं बात करना नहीं चाहूँगा, चलिए छोड़ देते हैं उसको। तो ये डिफरेंस क्यों है, इस डिफरेंस को समझने का मैंने प्रयास करना सबसे पहला मेरा कर्तव्य समझा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि इस प्रश्न के उत्तर में ही पूरा जो एकम सत्य है, एक ही कंटिन्यूस सत्य जिसके अनुरूप से हम पूरे एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं, चाहे उसमें पूरे जितने भी सारे वेरिएशंस हो। इसमें सबसे बड़ा वेरिएशन मुझे यही लगता था कि वेस्ट में ज़्यादा मटेरियलिज्म है, मेजॉरिटी ऑफ लोग मटेरियलिस्टिक्स हैं, और जो वो देखते हैं, जो अपने 5 सेंसेस से सेंस कर सकते हैं, उसी में वे विश्वास रखते हैं। जबकि अगर हम ईस्ट में आएँ तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं जो हम अपने 5 सेंसेस से महसूस कर भी नहीं सकते। 5 सेंसेस के आगे वाले जो चीज़ें हैं उनमें हमारा ज़्यादा विश्वास है। तो ये मेजर डिफरेंस आया किस वजह से, ये सवाल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। और इसको इसको आंसर करने के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए प्योर फिलोसफी के थ्रू, जिसमें मैं जस्ट जो भी मैं पढ़ता था उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट करता हुआ जाता था, और एक्सेप्ट करने के बाद उस एक्सेप्टेड चीज़ों के ज़रिए मैं अपने मन मस्तिष्क में थॉट एक्सपेरिमेंट्स चलाता, और यदि इन थॉट एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन जो निकल के आता वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस से अगर मैच करता तो मैं उन स्टार्टिंग अजम्पशंस को सही या फिर सत्य मान लेता। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैं एक सिविलाइजेशन के बारे में के पास पहुंचा, जिसे हम मायन सिविलाइजेशन कहते थे, मायास कहते थे। जब मैं बड़ा हो रहा था तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ निकल के आई थी जो वर्ल्ड का एंड प्रेडिक्ट करती थी। 2012 में एक ऐसी मूवी निकल के आई जिसने प्रेडिक्ट किया था कि मायन कैलेंडर वहाँ पे ख़त्म हो रहा था, और क्योंकि मायन कैलेंडर की लास्ट डेट है उन्होंने वहीं तक सीमित रखी थी, तो इसलिए बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेटरी थियरीज़ वाले लोग ये मानने लगे थे कि भाई वर्ल्ड का जो अंत है वो वहीं पे होने वाला है। और उसको भी मैंने कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया विदाउट एनी क्वेश्चन और डाउट। पहले तो एक्सेप्ट करना इसका थॉट एक्सपेरिमेंट्स, ये प्योर फिलोसफी का जो प्रोसेस है इसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उस पर थोड़े से थॉट एक्सपेरिमेंट्स चलाए। तो थॉट एक्सपेरिमेंट्स में स्टार्टिंग की जो अजम्पशंस थी वो मायन सिविलाइजेशन में लोग जो मानते थे उससे निकल कर आई। अब जैसे कि मैंने पढ़ा कहीं पे कि वो सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य को पूजा करते थे। तो सूर्य की पूजा जब वो करते थे तो सुबह नेचुरली मैंने समझा कि भाई सुबह की ओर समय वो सूरज की उपासना करते होंगे, क्योंकि गहरी रात के बाद, अंधेरे के बाद, ठंड के बाद जब गर्मी आती है और सवेरा लाती है, अंधेरे को दूर करती है, तो वो क्षण नेचुरली उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस वाला रहा होगा। तो इसलिए सुबह के समय ही वो सूर्य की उपासना करते होंगे। अब जब सूर्य की उपासना वो सुबह करते होंगे तो उनके जो प्रेयर्स है वो प्रेयर्स ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड होंगे। तो मुझे लगा कि भाई
किसी एक कि यदि अपने मन मस्तिष्क में जो सारी चीज़ों को बनाती है एनर्जी, जैसे फिज़िकल एनर्जी पूरे मैटर को बनाती है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक मैसेज एनर्जी होगी, डेफिनेटली होगी, जो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को, अंदर के सारी चीज़ों को बनाती होगी, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, सपनों को, एक्सपीरियंसेस को, इन सभी को बनाने वाली जो चीज़ है, जो एनर्जी है, वो उसी को आई थिंक हमारे पूर्वजों ने प्राण का नाम दिया। और इस प्राणिक एनर्जी के फ्लो के बारे में मैं सोचने लगा कि ये किस डायरेक्शन में होगी फ्लो। तो मेरा कंक्लूजन ये था कि क्योंकि वो सुबह के समय इसकी डायरेक्शन में अपनी सारे प्रेयर्स को डायरेक्ट करेंगे, सूर्य को आने के लिए उत्साहित करेंगे, सूर्य को आने के लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे, तो एक तरह से सारी होप जो है उनकी वो ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड होगी। अब ईस्ट की तरफ उनकी सारी होप अगर डायरेक्टेड है, और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें ना होकर सिर्फ एक ही चीज़ों के होने या ना होने का प्रमाण हो, जैसे कि अभी 0 और 1 बाइनरी सिस्टम में अगर आप देखें तो 1 मतलब कुछ है और 0 मतलब वो भी नहीं है। तो होने या ना होना, यही ड्यूअलिज्म को यदि प्रेजेंट करता है हमारे सामने, तो प्राणिक एनर्जी के ना होना ही मेरे हिसाब से मटेरियलिज्म को बढ़ावा देने जैसा लगने लगा। तो क्योंकि अभी मायंस अकेले ही ऐसी सिविलाइजेशन थी जो सूर्य की उपासना करती थी, ऐसा मैं स्टार्टिंग में सोचने लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि भाई मायंस ही क्यों, बाकी जितने भी मतलब जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे जीव ही सूर्य के लिए राह देखते होंगे। जब रात होती है तो अंधेरा छा जाता है, अंधेरे के साथ साथ ठंड भी छा जाती है, और इस अंधेरे और ठंड के समय में जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस तरह से जीवन की जो स्टेबिलिटी है वो एक तरह से बिगड़ जाती है। तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि भाई इस अंधेरे से मैं बचकर बाहर निकलूँगा भी या नहीं। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई भी प्राणी होगा, किसी भी प्रकार का प्राणी होगा, तो वो नेचुरली सूर्य के आने का बेसब्री से इंतज़ार करेगा, और इस इंतज़ार में, इस रास्ते को देखने में, वो अपनी सारी की सारी होप ईस्ट के डायरेक्शन में उसको स्थापित कर देगा। और इस तरह से जो उसकी प्राणिक एनर्जी है वो उसके 5 सेंसेस के थ्रू एक प्राणी से दूसरे प्राणी में फ़्लो होती हुई ईस्ट की तरफ फ़्लो होना शुरू हो जाती है, जाती ही होगी, होती ही होगी। और यदि ऐसा होता रहा है तो ये कब से होता रहा है? ये तो बिल्कुल तब से होता रहा होगा जब से पहला जीव धरती पर आया। पहली बार जब कोई मोशन ऐसा हुआ जिसको केवल फिज़िक्स के थ्रू, फिज़िक्स के नियमों के अनुसार एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए विल पावर की हमको आवश्यकता पड़ सकती थी। तो जब से ऐसे जीव धरती पर उपजे तो तब से सूर्य का जो मोशन है आकाश में ये होता ही रहा है, वो हमेशा ईस्ट से ही निकलता रहा है और वेस्ट में डूबता ही रहा है। तो सारे जीवों में, चाहे उसमें ब्रेन हो या ना हो, ये जो टेंडेंसी है ईस्ट के डायरेक्शन में अपने अच्छे थॉट्स को भेजने की, अपने होप को भेजने की, ये चलती ही रही होगी। और इस कंटिन्यूस प्रणाली के कारण कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने प्राणिक एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग कर दिया। तो उसी समय में मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, और इंटरमीडिएट में एक बहुत मुझे अच्छे से याद है, एक एग्जाम्पल दिया जाता था स्टैटिक फील्ड के बारे में, स्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल ये था कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ और उस ऑब्जेक्ट के पास आप नेगेटिवली चार्ज कोई चीज़ लाते हो, तो उस नेगेटिवली चार्ज चीज़ के
चीज़ से पास में उस रखे हुए ऑब्जेक्ट में उसकी अपोजिट एनर्जी, उसके अपोजिट अपोजिट चार्ज बन जाएगा। और उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में क्योंकि स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली न्यूट्रल है, जिसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल मात्रा में रहेंगे। तो जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल मात्रा में हैं तो उसका जो ओवरऑल चार्ज है वो न्यूट्रल रहेगा। अब ऐसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास यदि आप नेगेटिवली चार्ज्ड कोई चीज़ लाओगे तो उस नेगेटिवली चार्ज चीज़ के दायरे में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे उपज जाएगा, जो उस ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसमें, और उस ऑब्जेक्ट के दूसरे छोर पर उसका अपोजिट चार्ज माने नेगेटिव चार्ज वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज वाली कोई चीज़ इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास आएगी तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज को दूर धकेलेगा। तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है हमारा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स उस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से दूर जाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से वो उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज चीज़ के पास वाला जो पार्ट है अपने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का, वो पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेगा, और उससे दूर वाला जो हिस्सा है अपने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जनरेट होने की संभावना हो जाती है। तो मैंने यही सेम प्रिंसिपल प्राणिक एनर्जी पे अप्लाई करने का कोशिश किया और सोचने लगा कि यदि प्राणिक एनर्जी फ्लो होती होगी तो वो कैसे होती होगी। तो नेचुरली मेरा तर्क निकल के आया कि क्योंकि हम इस संसार को अपने 5 सेंसेस से, अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से इसका आभास करते हैं, तो एक जीव का दूसरे जीव को आभास करने का एक जीव जब दूसरे जीव को डिटेक्ट करता है तो अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ही वो इसको डिटेक्ट करता होगा किसी न किसी तरह से। और जो भी उसकी प्रतिक्रिया होती है, किसी भी जीव की प्रतिक्रिया होती है दूसरे जीव के लिए, वो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ही होती होगी। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू प्राणिक एनर्जी का फ्लो एक माइंड से दूसरे माइंड में होता रहा होगा। तो इसके लिए देखिए, ये जो प्राणिक एनर्जी का फ्लो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बहुत सारे लोग कंडक्टिंग मटेरियल के रिक्वायरमेंट के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये जो फ्लो है ये पूरी तरह से जो फिज़िकल एनर्जी का फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, उससे बहुत ही भिन्न है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए एक कंडक्टिंग मीडियम का होना ज़रूरी हो जाता है। एनर्जी का फ्लो हालांकि वैक्यूम से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आकाश की आवश्यकता हमको होती है। जैसे रेडिएशन है, रेडिएशन के फ्लो होने के लिए किसी तरह से माध्यम की, किसी तरह के कंडक्टर की उसको आवश्यकता नहीं होती, वो तो वैक्यूम में भी फ्लो करता है। जैसे सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच जाती हैं, सूर्य और धरती के बीच में जो जितनी भी सारी स्पेस है उसमें हवा नहीं है, और ना हवा है ना ही कोई दूसरी मीडियम है। तो उस मीडियम के कंप्लीट एब्सेंस में ही, कंप्लीट डार्क वैक्यूम से ही पास होती है वो किरणें, सूर्य की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से धरती पर आ सकती है। तो ये तो हुई भाई फिज़िकल एनर्जी और करंट के फ़्लो की बात। बट मैं जिस एनर्जी के फ़्लो की बात कर रहा हूँ, प्राणिक एनर्जी, ये प्राणिक एनर्जी का रहने का स्थान कम्प्लीटली अपना मन मस्तिष्क है, और एक मन मस्तिष्क से ये प्राणिक एनर्जी दूसरे मन मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो इसका जो कंडक्टिंग मीडियम होगा वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियाँ ही होंगी, और 5 ज्ञानेंद्रियों प्लस माइंड, मन मस्तिष्क के कॉम्बिनेशन से हमको मिलता है सिक्स्थ सेंस। ये जो कुछ भी हम मानते हैं ना कि किसी ने कुछ प्रेडिक्ट कर दिया या फिर किसी ने कुछ ऐसी बात बता दी जो कोई नहीं जानता था लेकिन जो सत्य है, तो ऐसे में हम बहुत सारे लोग इसको चमत्कार मानने लगते हैं। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये चमत्कार की स्थिति जो है ये अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के प्राणिक एनर्जी को डिटेक्ट करने
और डिटेक्ट करने के बाद अपने मन मस्तिष्क का एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करके उसको सिमुलेशन के थ्रू एक ऐसे कंक्लूजन तक पहुंचाने में सहायता मिलती होगी जिस कंक्लूजन तक एक नॉर्मल आदमी, नॉन एक्साइटेड पुरुष नहीं पहुंच सकता। यदि आप फिज़िक्स की भी बात करें तो देखिए, एक होता है जो न्यूट्रल एटम होता है, जो बिल्कुल नहीं नेचुरल बिहेव करता है। उसके न्यूक्लियस के सबसे पास में, मतलब कम लेवल वाले ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का निवास होता है। और जैसे जैसे एटम एक्साइटेड होता है एनर्जी के थ्रू, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर लेवल पर, हायर ऑर्बिट्स में या फिर हायर ऑर्बिटल्स में जाने का प्रयास करने लगते हैं। और इस हायर लेवल पर जाने का प्रयास करते हुए वो जो नॉन कंडक्टिंग, जो जनरली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, वो भी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार से जब आत्मा एक्साइटेड हो जाती है, एक हायर लेवल तक, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाती है, तो स्वाभाविक है कि जो प्राणिक एनर्जी का फ़्लो है, उस फ्लो को वो कैप्चर भी कर पाएगी, और कैप्चर करने के बाद वो इस फ्लो को किसी दूसरे आत्मा तक पहुंचा भी पाएगी। और इसी प्राणिक एनर्जी के फ़्लो से ही सारे जो चमत्कार होते हैं, या फिर जो साधु संत जो करते हैं, वो उसका सारे रहस्य शायद इसी से जुड़ा हुआ होगा। तो हाँ, तो अभी प्राणिक एनर्जी के फ़्लो के बारे में हम समझ गए हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे एक साइंटिस्ट मित्र हैं और वैज्ञानिक हैं वो, और उन्होंने बताया था कि एक साधु महाराज ने फ़ोन पर देखा था किसी एक पेशेंट को, और पेशेंट की प्रॉब्लम को जान लिया था, समझ लिया था। और समझने के बाद उन्होंने फ़ोन में ही ऐसा कुछ मंत्र का जाप किया था जिसे पेशेंट ने सुना, और उस मंत्र का उस पेशेंट पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ गया। तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि भाई, जब प्राणिक एनर्जी आप बता रहे हो कि प्राणिक एनर्जी के फ़्लो से ये सब कार्य हो रहे हैं, सारे चमत्कार हो रहे हैं, तो जो गुरुजी हैं वो तो भाई 7 समंदर पार बैठे हैं और उसको कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं, और उतने दूर से उनकी जो प्राणिक एनर्जी है इतनी जल्दी उस पेशेंट तक कैसे पहुंच गई? तो स्पीड क्या है प्राणिक एनर्जी के फ़्लो होने का? तो तब ही मैंने उन्हें यही समझाया था कि भाई, प्राणिक एनर्जी के फ़्लो को आप फिज़िकल मैटर से मैच करने का प्रयास ना करें, क्योंकि प्राणिक एनर्जी का फ़्लो उतनी ही स्पीड से होता है जितनी स्पीड से मन मस्तिष्क में चेंजेस होते हैं। और जो यक्ष के प्रश्न थे, उनमें से भी एक प्रश्न था युधिष्ठिर को, जो यक्ष ने पूछा था कि उसने पूछा था कि सबसे सबसे तेज़ चीज़, सबसे फास्ट जाने वाली चीज़ क्या है? तो भाई, हम अगर फिजिसिस्ट होंगे तो वो तो वही कहेंगे लाइट से फास्ट कोई जा ही नहीं सकता। बट युधिष्ठिर ने जो आंसर दिया था वो था मन मस्तिष्क। तो अपना मन सबसे फास्ट है, क्योंकि सूर्य की किरण को वहाँ से यहाँ पर आने के लिए 16 मिनट के आसपास लगते हैं, लेकिन हमारे मन के थ्रू हम सूर्य को, उसका प्रकाश ज़मीन में पहुँचने से पहले ही देख सकते हैं, उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, हम पूरा अपना कैलेंडर साल के शुरुआत में ही बना लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? संभव कैसे है? क्योंकि हमने अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, हमारे एक्सपीरियंसेस को, एक एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो रिपीट हो रहा है उस रिपीटेशन को समझा, उस पैटर्न को समझा, उस पैटर्न को समझने के बाद उसी पैटर्न के थ्रू हमने आगे क्या होने वाला है उसका प्रेडिक्शन किया। और जो भी हमने कैलेंडर में प्रेडिक्शन किया वो भली भांति होता ही रहता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं, राइट। तो हमने तो जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड वहाँ से, मतलब जो भी स्पीड है, तो समझिए लाइट को वहाँ से यहाँ पर आने में 16 मिनट लगेंगे। यदि अचानक इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड समझ लीजिए कि सूर्य की रोशनी समाप्त हो गई, लेकिन सूर्य की रोशनी के समाप्त होने के 16 मिनट बाद ही हमको पता चलेगा अर्थ पे कि भाई सूर्य की जो रोशनी है वो समाप्त हो गई है। लेकिन
उसके समाप्त होने के कई साल पहले ही यदि हम सूर्य के अंदर जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसका पैटर्न समझ लें तो उससे कई साल पहले भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई इस समय पर ऐसा कुछ हो सकता है जिससे सूर्य के जो किरणें हैं वो समाप्त हो जाएं। तो देखिए, हम न केवल लाइट से फास्ट जा रहे हैं बट इवन समय में भी ट्रैवल करके आगे या पीछे जाने का हम जाने की स्थिति को हम पूरी तरह से प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो नेचुरली यही हुआ कि लाइट की जो स्पीड है उससे कई गुना अधिक हमारे मन मस्तिष्क की स्पीड है नेचुरली, और यही बात को हमको समझना है। तो प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो होता है वो किसी फिज़िकल चीज़ से कनेक्टेड नहीं होता, वो हमारे 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उन ज्ञानेंद्रियों पर ही आधारित होता है। और उन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ मन मस्तिष्क का जब मिलन हो जाता है, मन मस्तिष्क जब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के से मिले हुए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे वाले प्रेडिक्शंस हमको देने लगता है, तब ऐसा कुछ होता है जिसे हम सिक्स्थ सेंस के नाम से जान सकते हैं, या फिर मिरेकल के नाम से जान सकते हैं, या फिर कोई भी नाम आप पुकार लीजिए उसको। तो ये सब होता है। तो चलिए वापस आते हैं। बहुत किसी दूसरे ही डायरेक्शन में हम चले गए थे। तो हम बात कर रहे थे कि प्राणिक एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, और हम बात कर रहे थे कि सारे के सारे प्राणियों में ये प्राणिक एनर्जी का फ्लो जो है वो होता रहा होगा जब से प्राणियों की उत्पत्ति धरती पर हुई, तब से लेकर आज तक जब मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ, जैसे साइंस प्रेडिक्ट करती है। तो अभी आज भी हो रहा होगा, बट आज के समय में आप देख सकते हो कि बहुत सारे आर्टिफिशियल लाइट्स हमारे पास आ चुकी हैं, और इन आर्टिफिशियल लाइट्स के उत्पत्ति के बाद ये जो सोच होती है ना प्राणियों की कि भाई सूर्य आने के बाद ही हमको गर्मी मिलेगी, हमारा अंधेरा दूर होगा, स्टेबिलिटी आएगी। ये स्टेबिलिटी रात के समय पर भी ज़्यादा समय तक रहने लगी है, और इस तरह के आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इसका जो नेचुरल फ्लो था वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो अफेक्ट हुआ ही होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। तो और इस डिस्टर्बेंस की वजह से नेचुरल है ये सोचना कि वो जो फ्लो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए जो फ्लो रहा था, जिसकी वजह से ये प्राणिक फ्लो की वजह से एक तरह का प्राणिक पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो जनरेट हुआ होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हद तक डिस्टर्ब हुआ होगा, और अब राइट नाउ वो फ्लो शायद नहीं हुआ रहा होगा, और उसकी वजह से जो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, जैसे वेस्ट से कॉलोनाइजेशन के थ्रू ब्रिटिश लोग यहाँ पे भारत में आ गए, आदम के, यूरोपियन लोग सारे आदम के, और इनके आने के बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई यहाँ पे। इसके बारे में हम किसी और दिन बात कर सकते हैं, अभी हमारा ध्यान वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। तो हमारी समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो नेचुरल टेंडेंसी थी इस सूर्य के मोशन के थ्रू जो प्राणिक एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहा होगा, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हुआ ही होगा डेफिनेटली, तो इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल में असर क्या हुआ होगा, कितना हुआ होगा, और इससे सांस्कृतिक हमारी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, उनमें कितना बदलाव आया होगा, ये हम देख ही पा रहे होंगे। और शायद इसी को कलयुग कहा गया होगा हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि जब तक ईस्ट में था, वेस्ट में था, तो सब कुछ प्रेडिक्टेबल रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बहुत समय कितने ही सारी जनरेशन से पैटर्न को देख कर लोग समझ रहे होंगे
कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, किस स्थिति में क्या होने की संभावना होती है अभी, और जिस स्थिति में कुछ ख़राब होने की संभावना होती होगी तो उसके लिए उन्होंने कुछ सेफ्टी स्टेप्स, सेफ्टी प्रोसीजर्स या फिर फुल प्रूफ आप कह सकते हैं कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स बना लिए होंगे जो उस चीज़ को होने से रोक सके। लेकिन जैसे ही वेस्ट का कोई आदमी ईस्ट में आ गया या फिर ईस्ट का कोई व्यक्ति वेस्ट में चला गया, तो इससे प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो है और जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जो सेफ्टी प्रूफ्स बना रखे हैं, जिस सिचुएशन के लिए बना रखे हैं, वो कम्प्लीटली सिचुएशन ही चेंज हो जाती होगी। तो इसके लिए मेरा एक जो एक्सपेरिमेंट है जो जिसकी बहुत सिमिलर है फिज़िकल वर्ल्ड का एक एक्सपेरिमेंट है जो इस स्थिति को भली-भांति कैप्चर कर सकता है। हालांकि स्पिरिचुअल मैटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए फ़िज़िकल वर्ल्ड का एग्ज़ाम्पल लेना मैं जो बात कह रहा हूँ, थ्योरी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले तो बोल रहा हूँ कि भाई प्राणिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको जो फिज़िकल एनर्जी से बहुत भिन्न है, उसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अपने लॉज हैं जो फॉलो करती है, और फिज़िकल लॉज हम उस पर नहीं अप्लाई कर सकते। और दूसरी ओर मैं फिज़िकल एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल देकर इस प्राणिक एनर्जी के फ्लो को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, बात ऐसी है कि जो अपना मन मस्तिष्क है वो उसमें बाहर के यूनिवर्स को देखकर ही उससे सीखने का, उससे पैटर्न बनाने का, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी सारी फीलिंग्स बाहर के वर्ल्ड को देखकर ही अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू उसको महसूस करके ही, उसको फील करके ही ये सब कुछ बना है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारा जो अंदर का जो वर्ल्ड है, अंदर का जो लोक है, मन मस्तिष्क का जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस बहुत हद तक एक्सटर्नल चीज़ों का एक प्रकार से इमेज है। जैसे हम आईने में स्वयं को देखते हैं, आईने में जो चीज़ है वो हम ही हैं, लेकिन हमारा एक एक्स्ट्रा कॉपी वहाँ पे नहीं बना है, हम ही को वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से हमको दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट करके, है ना। तो वो हम आप समझ गए होंगे यार, मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो जिस तरह से आईने में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, हमारी इमेज दिखती है, उसी तरह से हमारे मन मस्तिष्क में जो मटेरियल वर्ल्ड है, मैटरवर्स है, उसके जो लॉज हैं, उसके जो फिज़िकल मतलब उसका जो फिज़िक्स है, उसी तरह के लॉज में अपना मन मस्तिष्क भी ढल जाता है। उसी की तरह हम सोचना, विचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके अनुरूप ही सोचा जाए, ऐसा इसके लिए एक ऑप्शन है, और ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा बार ये नेचुरली उसी डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना मन दूसरे डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। लेकिन देखिए ना, अभी एग्जांपल देखिए कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने प्राण स्वयं लेने की एबिलिटी रखता है। दूसरा कोई प्राणी ऐसा करने की एबिलिटी रखता ही नहीं है। तो उसके लिए भय है, अपने प्राणों का भय है, अपने प्राण बचाकर रखने का भय है। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने प्राण स्वयं भी लेने का प्रयास कर सकता है। तो जो नेचुरली बिल्ट है, वो प्राणी अपने प्राण बचाने के लिए वो बिल्ट है, तो उसके विरुद्ध जाने का भी स्वभाव मन मस्तिष्क के थ्रू मनुष्य में ये पॉसिबल है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं इसका एग्जांपल क्यों ले सकता हूँ। तो चलिए अब हम अपने एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो समझ लीजिए कि हमारा पानी हम एक कंटेनर में उबाल रहे हैं, ऊपर का ढक्कन बंद नहीं है, वो खुला है, और हम उसके टेम्परेचर को नापने का प्रयास कर रहे हैं। तो नेचुरली नॉर्मली जब हम उसको ढक्कन को खुला रखकर उसको गर्म करना आरंभ करेंगे, और वो जब उबलना शुरू करेगा तो उसका टेम्परेचर अगर हम मापेंगे थर्मामीटर या किसी भी डिवाइस से, तो वो हमें पता चलेगा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
अब यदि हम उसके ऊपर उसका जो अगर वो उसी को हम कुकर में अगर ले लें और उसका ढक्कन बंद कर दें तो धीरे धीरे जैसे भाप बनेगी तो भाप बनने के बाद उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा और जैसे ही अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अफेक्ट हो जाएगा। और अगर आप अभी 100 डिग्रीज़ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि पानी उबल रहा होगा तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि हायर प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का बढ़ जाएगा और वाटर 100 डिग्रीज़ पे बॉयल नहीं करना शुरू करेगा। उसके लिए कई ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी और ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद ही वो उबलना शुरू करेगा। इसी वजह से तो खाना जल्दी पकता है ना क्योंकि कुकर में पानी का जो उबलने का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज़्यादा है। इसी वजह से क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी के उबलते पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसी वजह से खाना कुकर में जल्दी पकता है। और अगर हम अपने वेसल का ढक्कन खुला रख दें तो इसमें सेम खाने को पकने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख सक रहे हो कि प्रेशर के चेंज होने से आपका जो प्रेडिक्शन है 100 डिग्रीज़ पे वाटर बॉयल होता है, ये कंक्लूजन का, वो चेंज हो रहा है। मतलब अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो आप जो पहले पैटर्न बना चुके थे कि भाई पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? तो वो पैटर्न अप्लाई ही नहीं हो सकता यहाँ पे। तो जो पैटर्न्स ईस्ट में लोगों ने एक हिसाब से प्राणिक बाउंटीनेस में जो पैटर्न्स बना रखे थे, जो पैटर्न्स चल रहे थे, उनको समझकर जो सेफ्टी मेजरमेंट्स उन्होंने ले रखे थे, वो सारे मेजरमेंट्स ऐसे व्यक्ति के लिए अप्लाई ही नहीं होंगे जो वो वेस्ट से आया है, क्योंकि वो तो वेस्ट से आया है। उसके लिए एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट था। समझ लीजिए उसका बॉइलिंग मतलब वो हाई प्रेशर में वो जीवित था और यहाँ पर आते ही उसका प्रेशर पूरी तरह से ढीला हो गया। तो और जिसको बॉयल होने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती थी, वो यहाँ पे आने के बाद बॉयल बहुत कम टेम्परेचर पे भी हो जाता था। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बन जाती है और ऐसे व्यक्तियों के यहाँ पर आ जाने से बहुत डिफरेंस पैदा हो जाता है ना। तो यदि वो व्यक्ति ये ऑब्ज़र्व करने के लिए रेडी ही ना हो कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर कम है, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम है और प्रेशर के कम होने की वजह से बॉयल यहाँ पे मतलब बॉयल बहुत कम टेम्परेचर पे यहाँ पे होने लगता है पानी। इस समझने के लिए वो रेडी ही ना हो तो वो कंटिन्यू यही करने का प्रयास करेगा कि भाई इसको और उबालने की ज़रूरत है और टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो ज़्यादा हीट करने की कोशिश करेगा और हीट करने के चक्कर में पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगा ही कुछ नहीं। तो ऐसे ही कुछ स्थिति हुई जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए और मेरे ख्याल से हमारे पूर्वज कहा करते थे कि ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण देवता को समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम श्रीनिवास रामानुजन, जो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हैं भारत से जो निकले, उनके लाइफ के थ्रू हम समझ सकते हैं कि उन्होंने मैथमेटिक्स में ऐसी रचनाएं की जो एक नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता था, कोई समझ ही नहीं पाता था। तो उन्होंने एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने अपने सारे फॉर्मूले को डाल के भेजा, जो उन्हें लगता था कि जो डिफ़िकल्ट हैं, जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता, उनको उसमें डाल के भेजा। और वो ब्रिटिश इंसान वो उन्हें वहाँ पर बुलाना चाहता था, क्योंकि उन्हें लगा कि इस व्यक्ति में प्रतिभा है, बहुत सारी प्रतिभा है। और जो मैथमेटिक्स में वो काम कर रहे थे, उस काम के कंपैरिजन में रामानुजन जी ने जो प्रयास किया था, जो मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाए थे, वो उनकी समझ के बाहर थे, समझ के परे थे। लेकिन उन्हें ये भी लगा था कि भाई ये गलत तो हो नहीं सकते, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को कोई इमेजिन करके तो लिख नहीं सकता, और इतने कंसिस्टेंटली इतने फॉर्मूलों को तो लिखना मुश्किल ही था।
उन्होंने कुछ फॉर्मूलों को टेस्ट करके देखा भी होगा कुछ हद तक उनके एबिलिटी के अंदर, और उन्होंने उन्हें सही पाया होगा। लेकिन जब उसने उन्हें बुलाया तो एक पॉइंट से उनके आड़े आया था, वो यह था कि वो समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते, वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को ये आदेश था, फिर ये कहा जाता था कि ब्राह्मण को कभी ओशन पार करके जाना नहीं चाहिए। तो हो ना हो, मुझे लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो इस सत्य को जान चुके थे कि जो हमारे यहाँ पे प्राणिक एनर्जी की बहुतायत है, उस बहुतायत का कारण कहीं ना कहीं वेस्ट में है ही है, पश्चिम में है ही, पश्चिमी सभ्यता में है ही। और उस पश्चिमी सभ्यता में यदि हमारा कोई ब्राह्मण जिसने वेदों को पढ़ा है वो यदि वहाँ पर जाएगा तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से और सेफ्टी मेजरमेंट्स वहाँ के जो हैं, जिस तरह से वहाँ पे स्ट्रगल सर्वाइवल के रूल्स बिल्ट हैं, उन सब में ये जो अपना ब्राह्मण है वो बच ही नहीं पाएगा। तो इसको पोइटिकली समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो मैंने इंटरमीडिएट में सुना था। एक्चुअली मैंने स्कूल में सुना था और इंटरमीडिएट में टेस्ट भी करके देखा था। तो टीचर्स कहा करते थे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बहुत ख़तरनाक होता है। और वो कहते थे कि सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालना चाहिए। तो मैं परेशान हो गया, भाई दोनों बातें अलग कैसे हुई, अंत में तो दोनों को मिलना ही है। तो फिर उन्होंने समझाया था कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का पानी के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक बूंद पानी की अगर उसमें गिरेगी तो जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, वो सारे के सारे उस छोटे से ड्रॉप को लेने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास के चलते टेम्परेचर उस सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत बढ़ जाएगा और जिस ग्लास में उस सल्फ्यूरिक एसिड को रखा गया है वो ग्लास के फूटने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम पानी डालना शुरू करेंगे तो शुरू में तो पानी कम रहेगा और सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, और वो ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड जो है पानी की एफिनिटी के कारण उसको लेने का प्रयास करेगा, उसमें भगदड़ मच जाएगी, उसमें ज़्यादा उससे टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा और उस जनरेट हो रहे टेम्परेचर से उस बीकर के उस कंटेनर के फूटने का चांस बना रहता है। लेकिन यदि हम पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू करेंगे तो जब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में आना शुरू होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के कण जो हैं वो कम रहेंगे और पानी का जो कण है वो ज़्यादा रहेगा। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ के चांसेस हैं, स्ट्रगल के चांसेस हैं, फ्रिक्शन के चांसेस हैं, वो कम हो जाते हैं। और इस वजह से पानी का जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ने का चांस है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हो ना? तो मेरे ख्याल से ये पोएटिक सिमिली हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ से एक विद्वान, एक ब्राह्मण जिसने ब्रह्म को समझ लिया है, वेदों का अभ्यास किया है, वो यदि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे सिचुएशन में वहाँ पर वेस्ट में चला जाता तो उसका हाल कुछ ऐसा ही होता जैसे यीशु का हुआ। यीशु को तो टांग दिया उन्होंने क्रॉस पर, वो समझ नहीं पाए उस ज्ञान को जो यीशु उनको देना चाहते थे, और इस नासमझी में उन्होंने उन्हीं को क्रॉस पर चढ़ा दिया। और मेरे ख्याल से हमारे पूर्वज ये जानते थे, कहीं ना कहीं जानते थे, या तो उनका आभास हुआ होगा, पूर्ण सत्य का आभास शायद ही ना होगा हुआ भी होगा तो उन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया होगा, या फिर यदि वो इस पूरे सत्य को ऐसे ही बता देते तो
पूरे उन्हें ये शायद पता होगा कि कोई इस बात को सीरियसली लेगा ही नहीं, क्योंकि कोई और इसको कम्प्लीटली उस तरह से आभास उसका कर नहीं सकता और इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। और इस प्रूव ना किए जाने वाली सिचुएशन में उन्होंने इस सत्य को अपनी कहानियों में, अपने कल्चर में, अपने बिलीफ्स में धीरे धीरे इसको भर दिया। तो ये तो हुई भाई लेफ़्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट में और वेस्ट से ईस्ट में आने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझने का हमने प्रयास किया इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो अभी चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसको कंक्लूजन पे लेकर जाते हैं, क्योंकि मैं अभी घर के पास पहुंच चुका हूं और मुझे घर पहुंचने के बाद मुझे नहीं लगता मैं इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। तो इसको कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं जल्दी जल्दी। तो प्राणिक एनर्जी का फ्लो तो आपने समझ लिया कि कहाँ से प्राणिक एनर्जी शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो प्राणिक एनर्जी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि किसी प्राणी में कम है या किसी में ज़्यादा है। हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, हर एक जीवित आत्मा में प्राणिक एनर्जी की उत्पत्ति उतनी ही होती है। लेकिन सूर्य के मोशन के थ्रू ये जो पोटेंशियल, मतलब प्राणिक एनर्जी का डिफरेंस है, प्राणिक पोटेंशियल है, इन दो छोरों पे बनना शुरू हुआ। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा कि भाई धरती तो गोल है, तो यदि सूर्य ईस्ट में आ रहा है, वेस्ट में जा रहा है, तो भाई ईस्ट में एनर्जी अगर फ्लो हो भी रही है तो ईस्ट के थ्रू वो गोलाकार रूप में वापस शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होती? ये प्रश्न तो समझना और इसका उत्तर देना मेरे ख्याल से ज़रूरी हो जाता है। तो आप यदि देखेंगे तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि भाई प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो होता है, प्राणिक एनर्जी का फ्लो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ही होता है। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो टेरेस्ट्रियल जो प्राणी हैं, जो भूमि पर निवास करते हैं, ऐसे प्राणियों में 5 में से ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का वहाँ पे कम्युनिकेशन, ज्ञानेंद्रियों के थ्रू कम्युनिकेशन होता रहता है। और इस कम्युनिकेशन के थ्रू एक्शन, रिएक्शन, स्टिमुलेशन या फिर जो भी आप कहिए एक्शन, रिएक्शन, रेस्पॉन्स वगैरह जो भी कहिए, स्टिमुलस वगैरह, उसके थ्रू जो प्राणिक एनर्जी का संचार है वो होता रहता है। लेकिन अगर आप लैंड को देखेंगे तो वो कंटिन्यूस नहीं है। एक जगह पर जाने के बाद उस लैंड में ब्रेकेज आ जाता है। तो जब ब्रेकेज आ जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि प्राणिक एनर्जी वहाँ पर आकर रुक जाएगी। जिस तरह से कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर आप जानते होंगे, आपने अगर इंटरमीडिएट पढ़ा होगा तो कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं और वो 2 प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल को रखा जाता है ताकि बैटरी जब एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने का काम करे तो वो इलेक्ट्रॉन्स वापस पूरे सर्किट कंप्लीट ना कर पाएँ। और इस तरह से सर्किट कंप्लीट ना कर पाने की स्थिति में कैपेसिटर करंट को रोक देता है। लेकिन उस करंट को रोकने के चलते कैपेसिटर की प्लेट्स में जो है अपोजिट टाइप की एनर्जी 2 प्लेट्स में जमा हो जाती है। और जब यही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वही स्टोर्ड एनर्जी जो इन 2 प्लेट्स में जमा हुई थी वो एनर्जी वापस डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर की तरह ही ईस्ट में प्राणिक एनर्जी की बहुतायत हो गई और वेस्ट में इस प्राणिक एनर्जी की कमी हो गई। अब ये प्राणिक एनर्जी जो है, जिस तरह से हमारे फ्यूल में अभी जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसमें पेट्रोल डालने की आवश्यकता रहती है। तो पेट्रोल नहीं डालेंगे तो भाई गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, है ना। तो जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल डालने कर हम एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँच सकते हैं, तो जिसको हम कह सकते हैं कि भाई फ़िज़िकल एक्सप्लोरेशन हम एक हिसाब से कर रहे हैं। तो फिज़िकल एक्सप्लोरेशन के लिए हमें फिज़िकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता है, उसी तरह से रॉकेट में किसी और ईंधन की ज़रूरत पड़ती होगी, बट फ्यूल तो चाहिए भाई, एनर्जी का किसी न किसी रूप में फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए। तो उसी तरह से प्राणिक एनर्जी जो है, किसी भी फॉर्म में जो प्राणिक एनर्जी हो, उस प्राणिक एनर्जी की बहुतायत से स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, स्पिरिचुअल स्पेस का एक्सप्लोरेशन
यदि हम इसको पोएटिक भाषा में अगर बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि प्राणिक एनर्जी की बहुतायत से स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन में बढ़ोतरी हुई होगी। और इसी कारणवश आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हर गली में कोई ना कोई साधु महाराज होंगे ही होंगे। बहुत आसान था यहाँ पर एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुँच पाना, और इस आसानी के चलते यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हुए जो महान थे, विप्र थे, जिन्होंने अल्टीमेट सत्य को एक्सपीरियंस किया, जिस सत्य को हम शब्दों में बता नहीं सकते, ऐसे एक्सपीरियंस को उन्होंने स्वयं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, और उस एक्सपीरियंस को अलग अलग तरीक़ों से बाकी लोगों को बताने का उन्होंने प्रयास किया। और यही अपना मंत्र बताने का प्रयास कर रहा है कि एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती। जब सत्य एक ही है, उस सत्य को हर विप्र ने महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, बट जब उसे बताने की बात आई सामने वाले को, तो उन्होंने इसको बताने के लिए अलग अलग मेथड्स चुने। और यही अलग अलग मेथड्स हमें नज़र आते हैं हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में, हम डेली नित्य जो करते हैं उसमें। तो कंक्लूजन भाई ये है कि भाई सूर्य के मोशन की वजह से ही ये जो प्राणिक एनर्जी में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हुआ है। और यदि सूर्य की वजह से ये प्राणिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि सूर्य ने ही हम तक ज्ञान पहुंचाया। सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट था ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। और पौराणिक गाथाओं में भी अगर हम देखें तो सूर्य का गुरु रूप में ना बहुत सारी कथाओं में हमने सूर्य को गुरु माना है। सूर्य गुरु थे हमारे हनुमान जी के लिए भी, लेकिन जब सूर्य के पास हनुमान जी पहुँचे और सूर्य से निवेदन किया उन्होंने कि भाई गुरु बनिए और मुझे ज्ञान दीजिए, और सूर्य के साथ उड़ते हुए सूर्य बताते जाते थे अपने रथ पर विराजमान होकर, और सूर्य जैसे जैसे उनको हनुमान जी को बातें बताते जाते तो हनुमान जी उस ज्ञान को अर्जित करते जाते। इस तरह से जाकर उन्होंने अपना पूरा ज्ञान हासिल किया। तो देखिए कितना गहरा यहाँ पर कनेक्शन बनकर उभर रहा है, और इस कनेक्शन को समझना बहुत ही मेरे ख्याल से आवश्यक है। तो भाई आई थिंक ये कंक्लूजन यहाँ पर पहुँच चुका है, और मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पर आया हूँ, पेट्रोल डालना है मुझे। पेट्रोल की ये दिक्कतें बहुत होने वाली थी, बट यहाँ पर भारत में इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। एक हफ़्ते पहले मैंने एक हफ़्ता कहाँ यार, एक महीना ऑलमोस्ट हो चुका है जब मैंने पूरा टैंक अपना फुल करवाया था, और अभी तक उसमें ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है जब मुझे पेट्रोल डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और अब जाकर मैं पेट्रोल पंप पर पहुँचा हूँ। देखते हैं, मैं 580 का पेट्रोल फिर से डलवाऊँगा, और वो मेरे ख्याल से 2 हफ्तों तक काफ़ी रहेगा चलने के लिए। तो भाई मैं तो चलता हूँ, अभी पेट्रोल डलवाता हूँ और घर तक पहुँचता हूँ। घर पहुँचने के बाद भाई 2 बेटे हैं मेरे, परेशान करने वाले हैं। देखते हैं, उनको संभालने का टाइम रहेगा तो भाई आपसे बात करने का फिर समय नहीं मिलेगा उसके घर पहुंचने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आपको यदि ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो, आपको लगा हो कि भाई इसमें कुछ गलतियां हैं और कुछ पॉइंट मैंने कवर ठीक से नहीं किए हैं हो, या फिर आपको कुछ डाउट्स हैं जो इस वीडियो में कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हो पाए हों, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए, और मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ठीक है, बाय।